नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एमपीपीएससी फोर्थ पेपर के दृष्टिकोण से जो फिलॉसफी है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने प्लेटो के सिद्धांतों को अभी पढ़ना शुरू किया था। प्लेटो के सिद्धांतों में प्लेटो का तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का और उसके साथ कुछ नीति मीमांसा का चैप्टर भी पूरा हुआ। ठीक है, अभी आज मैं डिटेल से प्लेटो के नीति मीमांसा के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि फोर्थ पेपर के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, सबके लिए बराबर उपयोगी होगा। ठीक है ना, तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्लेटो की नीति मीमांसा, और इसके बाद मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको प्लेटो के सारे सिद्धांत समझा दूंगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा और याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्लेटो की नीति मीमांसा क्या कहते हैं प्लेटो शुभ के बारे में, चार भागों में इसको बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। एक शुभ के बारे में, सुख के बारे में इनका, और सद्गुण के बारे में, है ना, और इनके रिपब्लिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें राज्य और व्यक्ति दोनों के बारे में है, लेकिन जो रिपब्लिक है वो राज्य की नैतिकता के बारे में है, अर्थात स्टेट की इथिक्स कैसी होनी चाहिए उस बारे में ये दिया गया है। ठीक है, उनकी किताब रिपब्लिक से प्रेरित। आइए हम लोग देखते हैं गुड अर्थात शुभ प्लेटो के दर्शन में क्या है। नैतिक वह है जो शुभ हो, नैतिक वह है जो उचित हो, नैतिक वह है जो उपयोगी हो, मतलब सत्य हो, है ना, सत्य हो। तो गुड क्या है इनके दर्शन में, देख लेते हैं। गुड का प्रत्यय, शुभ का प्रत्यय। प्लेटो के दर्शन में शुभ का जो प्रत्यय है, ठीक है, शुभ का जो प्रत्यय है वो मूल्यों के स्रोत के रूप में है। किस रूप में है? मूल्यों के स्रोत के रूप में है, अर्थात शुभ जो है उसी से सारे मूल्य आते हैं, है ना, मतलब शुभ से ही सारे वैल्यू आते हैं, मूल्यों के स्रोत के रूप में है। और मूल्य जो होते हैं, कितने मूल्य निकलते हैं? तो असीमित मूल्य निकलते हैं। तो असीम मूल्य है शुभ। अपने आप में क्या है? शुभ अपने आप में असीम मूल्य है। शुभ अपने आप में क्या है? मूल्यों के स्रोत के रूप में है। और क्या है? ये शुभ जो है एक ऐसा आइडिया है जिसको सब जान सकते हैं, सब अपना सकते हैं, है ना, मतलब शुभ को हम लोग प्रतीत के रूप में, अनुभव के रूप में देख सकते हैं, मतलब अनुभव योग्य है, अर्थात पारलौकिक नहीं है। ये इसी संसार का नियम, मतलब इसी संसार का है। ठीक है, अनुभव किया जा सकता है इसका, शुभ का, है ना, गुड का अनुभव किया जा सकता है। ये क्या है? आत्मपरक है। आत्मपरक है का मतलब हर व्यक्ति के लिए शुभ का मतलब अलग अलग है, हर व्यक्ति की प्रति जैसे अलग अलग है ना। वस्तुपरक है। प्लेटो का जो शुभ है वो वस्तुपरक है ना, वस्तुपरक है। आदर्श एवं वास्तविक दोनों है, जैसे क्या होना चाहिए और क्या है, दोनों ये शुभ से पता चलता है ना, क्या होना चाहिए और क्या है, दोनों से पता चलता है। क्लियर? अर्थात वास्तविक भी है और आदर्श भी है, जानने लायक भी है और होने का बोध भी कराता है। जानने एवं होने के बोध के साथ, मतलब दोनों के साथ ही रहता है, दोनों के बीच सामंजस्य है। ठीक है, इसमें जो शुभ है वो एक ही नहीं है, शुभ का क्रमशः एक सीरीज है, और जो परम शुभ है वही सबसे बड़ा आदर्श मूल्य है, वही सबसे बड़ा मूल्य है। तो हम लोग कई प्रकार से शुभ से गुजरते हुए परम शुभ की ओर जा रहे हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिकता क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिकता है कि वो परम शुभ की ओर अपने आप को ले जाए। ठीक है, ये शुभ का सिद्धांत है। सुख का सिद्धांत क्या है? सुख का सिद्धांत है, एक थ्योरी है सुखवाद, है ना। सुखवाद क्या करती है? सुखवाद सुख को ही सर्वोच्च मानती है। प्लेटो क्या क्या मानते हैं सुख को, वो हम लोग देख लेते हैं। प्लेटो मानते हैं कि सुख जो है सद्गुण युक्त होना, मतलब मानव जीवन में सुख का मतलब है उसका सद्गुणी होना, है ना। तो सुख इनके दर्शन में सद्गुण युक्त आचरण ही है, सद्गुण युक्त आचरण ही सुख है। सुखवाद क्या मानता है? सुखवाद मानता है कि मानव का सुख ही सर्वोच्च सुख है। सुखवाद क्या मानता है? मानव का सुख मतलब इंद्रिय सुख ही सर्वोच्च सुख है। लेकिन प्लेटो सुख को एक साधन के रूप में देखते हैं, सर्वोच्च के नहीं रखते हैं। कहते हैं कि सद्गुण सर्वोच्च है और सुख जो है वो सद्गुण से, सद्गुण युक्त आचरण से आता है। अर्थात जीवन में जो सद्गुण है ना, जो जीवन सद्गुणी है वही जीवन सुखी है, इस प्रकार ये मानते हैं। अर्थात सद्गुण युक्त आचरण ही सुख है, और जो सद्गुण युक्त आचरण है वही शुभ है। तो इनके दर्शन में सुख शुभ तो है, लेकिन किस प्रकार का सुख? सद्गुण युक्त सुख, अर्थात ऐसा सुख जिसमें सद्गुण हो। ठीक है, इस प्रकार के सुख को प्लेटो के दर्शन में बौद्धिक सुख कहा जाता है। अर्थात ये जो सुख है
वो इनके दर्शन में विवेक युक्त होना चाहिए। और विवेक युक्त का मतलब है कि हमें अपना जो नियंत्रण है वो विवेक से, हमारा जो सुख है वो विवेक से नियंत्रित होना चाहिए। अर्थात कौन सा सुख कब और कितना लेना है इसका विश्लेषण माइंड से होना चाहिए, वही सुख सर्वोच्च सुख है। ठीक है, ये सुख का सिद्धांत था। सद्गुण क्या सिद्धांत, सद्गुण क्या मानते हैं प्लेटो, थोड़ा सद्गुण को भी देखते हैं हम लोग। ये दो बातें हो गई, बहुत बड़े सिद्धांत नहीं थे जैसा कि हमने कहा था, है ना। सद्गुण के विषय में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना है। सद्गुण अर्थात वर्च्यू क्या है, कहते हैं कि सद्गुण जो है वो बुद्धि के साथ आता है। सद्गुण का जो स्रोत है वो क्या है, बुद्धि है। अर्थात विवेक का इस्तेमाल करना, है ना, विवेक का इस्तेमाल सद्गुण है। विवेक पूर्वक कार्य करना ही सद्गुण हो। ठीक है, इसी संदर्भ में प्लेटो के एक कथन की व्याख्या करते हैं कि नैतिक लोग पैदा नहीं होते, मतलब व्याख्या क्या करते हैं, उलटते हैं इसको कि नैतिक लोग पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षा द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, नैतिक लोग पहले से पैदा होते नहीं में बुद्धि होती है। अर्थात नैतिकताओं को सीखा नहीं बल्कि अभ्यास से उसको उभारा जा सकता है। ये बात हमने पहले भी बताई थी शुरुआत में, है ना। तो बुद्धि के संदर्भ में कहते हैं कि व्यक्ति, अच्छा इस बात का ये भी मानते हैं कि सद्गुण जो होते हैं वो 4 प्रकार के सद्गुण, है ना, 4 प्रकार के सद्गुणों की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि 4 प्रकार के जो सद्गुण है, बुद्धि या विवेक, है ना, दूसरा सूर्यता, तीसरा आत्मसंयम, चौथा जो है तो वो न्याय, इनका सबका संश्लिष्ट इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। संश्लिष्ट इकाई के रूप में होना ही सद्गुण है ना। किसका, विवेक का, किसका, शूरवीरता का, किसका, संयम का और न्याय का, इनका बुद्धि के साथ एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में होना ही सद्गुण है। अर्थात इन सबका एक ऐसा सामंजस्य, है ना, जो जिसमें विवेक हो सबसे ऊपर, शूरवीरता हो, संयम हो, न्याय हो, ये सब जब एक साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रहते हैं तो उसी को ये सद्गुण कहते हैं। ठीक है ना, संश्लिष्ट इकाई के रूप में इन 4 सद्गुणों का इस्तेमाल करना। ठीक है, और वो संश्लिष्ट इकाई कहाँ होगी, बुद्धि में होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, 3 प्रकार की जो आत्मा है, अभी हमने पीछे चर्चा किया था, है ना। एक आत्मा तार्किक आत्मा, एक आत्मा सजीव आत्मा, एक आत्मा अभिलाषी आत्मा। तार्किक आत्मा अर्थात बुद्धि, है ना, सजीव आत्मा अर्थात बल और अभिलाषी आत्मा अर्थात हमारी जैविक इच्छाएं, क्षुधाएं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल इन विवेक के आधार पर होना चाहिए। तो आत्मा में विवेक का नियंत्रण स्थापित करते हुए कहते हैं कि जो हमारा सद्गुण है वो तार्किकता, सजीवता और अभिलाषाओं के एक कंप्लीट सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन उसका नियंत्रण जो होता है वो होगा, किसका होगा, विवेक पर होगा। क्यों कि विवेक या बुद्धि ही निर्देशात्मक होनी चाहिए, वही मापक गुण तय करती है और वही हमें क्या करती है, तर्कणा करती है। तर्कणा करके बताती है कि क्या सही क्या गलत है ना। शूरवीरता का संबंध बल से है। बल का मतलब ये हुआ कि बल जो है वो बल पर भी विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि प्लेटो के दर्शन में बल को इम्पोर्टेंट दिया गया है, बल को दूसरे नंबर पे रखा गया है, संयम जो है तीसरे नंबर पे है ना। न्याय में ये कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को हमेशा इस प्रकार से करते रहना कि दूसरे के कर्तव्य में बाधा ना पहुंचे, अर्थात दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, ये न्याय है। और प्रशासन के संदर्भ में बात बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते चलिए, वही न्याय है। ठीक है, संयम का मतलब है कि अपने जो काला घोड़ा है अर्थात जो अबौद्धिक इच्छाएं हैं उन अबौद्धिक इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कीजिए। तो यही सद्गुण के 4 मायने हैं और ये सद्गुण भी ये बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब रिपब्लिक के बारे में पढ़ते हैं। रिपब्लिक एक अच्छा सिद्धांत है इनका, रिपब्लिक थ्योरी भी है, रिपब्लिक बुक भी है। तो प्लेटो का जो गणतंत्र का सिद्धांत है वो क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्लेटो अपने गणतंत्र सिद्धांत की एक रचना करते हैं जिसको कहा जाता है प्लेटो का काल्पनिक राज्य। ध्यान से समझिएगा, प्लेटो एक ऐसी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से जो है कहीं नहीं, मतलब एक कल्पना में है उनकी कि ऐसा होगा। ठीक है, और इस प्लेटो अपने काल्पनिक राज्य के माध्यम से एक आदर्श राजनैतिक समाज बनाना चाहते हैं। आदर्श राजनैतिक समाज बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, एथिक्स के साथ साथ ये पेपर, ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो निबंध में भी काम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आदर्श राजनीतिक समाज बनाना चाहते हैं, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो कॉमनवेल्थ से चले। कॉमनवेल्थ उसका नाम ही देते हैं, कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ जैसा कुछ बनाना चाहते हैं। कैसे, समझाता हूं। ये चाहते हैं अपने राज्य में कि जो राजा हो वो दार्शनिक हो,
राज्य पर जिसकी सत्ता हो वो बौद्धिक हो, विवेकवान हो। विवेकवान राजा की संकल्पना को ये भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके पीछे इनकी जो राजतंत्र के प्रति जो नफरत है, गणतंत्र के प्रति जो नफरत है, वो उभर कर आती है। गणतंत्र के प्रति इनको नफरत क्यों है? क्योंकि जिस गणतंत्र में ये रह रहे थे उसी गणतंत्र में इनके गुरु शुक्रात को मृत्युदंड दिया जाता है और अविवेक पूर्वक मतलब एक दार्शनिक को दंड दिया जाता है ना। वो तमाम कारण थे जो अबौद्धिक तरीके से शासन का संचालन किया जा रहा था और एक दार्शनिक को है ना गणतंत्र में जिस प्रकार से मारा गया, वो तमाम बोध इनके अंदर था। उस बोध के चलते इनकी जो नफरत है वो राजतंत्र के प्रति हो जाती है, एक गणतंत्र के प्रति हो जाती है और एक नया गणतंत्र, एक काल्पनिक गणतंत्र जिसका राजा जो होना चाहिए दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक राजकुमार शब्द का है ना, राजकुमार को दार्शनिक होना चाहिए है ना। दार्शनिक राजकुमार का जो संकल्पना आता है उस संकल्पना के अधीन ही ये बात करते हैं कि एक गणतंत्र में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। राजकुमार की जो बुद्धि है वो दार्शनिक होनी चाहिए, अर्थात अबौद्धिक राजा नहीं होना चाहिए। तो जो वो राज्य बनाना चाहते हैं, जो वो नया गणतंत्र बनाना चाहते हैं, जो वो आदर्श गणतंत्र बनाना चाहते हैं, उसमें कल्पना क्या क्या की गई है उसकी बात हम लोग बताते हैं। आप लोग को बहुत मजा भी आएगा, बहुत हंसी भी आएगी और हो सकता है कि आप प्लेटो को यहाँ से प्लेटो के प्रति थोड़ा नफरत भी पैदा करने लगे कि ये कैसी बात थी, ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल विरोधी है। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि नागरिक इस राज्य में जो नागरिक होते हैं किसी भी राज्य में वो 3 प्रकार के नागरिक होते हैं। पहली बात तो ये ऐसा करते हैं कि राज्य जो बनता है वो नागरिक से बनता है, ये अच्छी बात है। फिर कहते हैं कि नागरिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आदमी वो होता है जो आम आदमी होता है, जो काम करता है, एक आदमी। दूसरा आदमी जो होता है वो सैन्य होता है, सेना वाला आदमी होता है, बल से पूरी होता है, सैन्य से। और तीसरे प्रकार के जो आदमी होते हैं वो संरक्षक टाइप के होते हैं, मतलब शासकों से मतलब। चलिए ये बात भी ठीक है, आज के राज्य के संदर्भ में ले लें तो बहुत बुरा नहीं कहलाएगा। एक आम आदमी है जिसमें सभी लोग शामिल हैं और एक सैन्य बल है जिसमें सेना शामिल है और एक संरक्षक जिसमें राज्य शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य है वो संरक्षक के रूप में, ठीक है ना। तो संरक्षक के रूप में राज्य है। ये कहते हैं कि जो आम आदमी होता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो सैन्य होती है उसकी संख्या उनसे थोड़ा कम होती है, पर होती है, बल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जो संरक्षक होते हैं वो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं और वो कुछ मुट्ठी भर लोग ही पूरे सिस्टम को, पूरे राज्य को चलाते हैं। और ये मुट्ठी भर लोग यदि बिगड़ जाएं तो पूरा राज्य करप्ट हो जाता है, पूरा राज्य बिगड़ जाता है ना। राज्य के नैतिक संदर्भ में बहुत अच्छा सिद्धांत है, राज्य जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इन मुट्ठी भर लोगों को विवेकवान होना बहुत जरूरी है, इन मुट्ठी भर लोगों को तार्किक होना बहुत जरूरी है, इन मुट्ठी भर लोगों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए, अपना आत्मसंयम वाला भी, मतलब खुद का आत्मसंयम भी बहुत नियंत्रित होना चाहिए और इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध वैसे भी होने चाहिए। और किस प्रकार के प्रतिबंध इन तीनों में से तीसरे प्रकार के व्यक्तियों पर लगाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग संरक्षक लोग हैं इनका कोई परिवार नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या कहते हैं कि इनका कोई परिवार नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक में जो संरक्षक हैं, जो शासक हैं, उसके संदर्भ में प्लेटो ने क्या बात की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शासकों के संदर्भ में, शासक अर्थात यहाँ पे संरक्षकों के संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि उनके पास कोई परिवार नहीं होना चाहिए, नो फैमिली। ऐसे मैं इंग्लिश में लिखता चल रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, मुझे सहायता होगी लिखने में, है ना। नो फैमिली अर्थात कोई फैमिली इनकी नहीं होनी चाहिए। फैमिली नहीं है तो बच्चे नहीं है ना। क्या मानते हैं कि राजा भावुकता से शासित नहीं होना चाहिए। ऐसा राजा जो भावुक हो जाता हो, भावुकता का कारण परिवार है ना। परिवार और जिसके पास मतलब परिवार जो है तो उस परिवार का पोषण करना पड़ता है, पोषण के लिए संपत्ति की जरूरत होती है। तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, नो पर्सनल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो राजा की हो, कोई प्रॉपर्टी राजा की नहीं होनी चाहिए। संरक्षकों के पास कोई प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी नहीं, परिवार नहीं, परिवार नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। तो भावुकता नहीं है, तो कहते हैं कि कोई फैमिली ना हो, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, है ना। और जो समाज हो, है ना, ये तो इनके बारे में। और ये बौद्धिक हो, इतनी बात होगी इसके बारे में, है ना। विवेकवान हो, दार्शनिक हो, दार्शनिक होना जरूरी है। कोई आम व्यक्ति नहीं, एक वो व्यक्ति ही संरक्षक में शामिल हो जो विवेक रखता हो, जिसका अपने आप पर आत्मसंयम हो, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि यदि
पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो राज्य की, जब राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो राज्य में भी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक ऐसा होना चाहिए जैसा कि साम्यवाद में कहा गया। साम्यवाद में क्या कहा गया, कम्युनल लाइफ स्टाइल में क्या कहा गया कि राज्य की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। उस कॉमन प्रॉपर्टी में आवश्यकता आधारित पूर्ति की जाएगी, सब लोग अपने आवश्यकता अनुरूप इस्तेमाल करेंगे। मतलब खाने पीने की जो पूर्ति हो वो राज्य के हिसाब से राज्य करे, लेकिन राज्य भी वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो करें, पर उनकी भी कोई पर्सनल पूंजी नहीं होनी चाहिए, राज्य की भी कोई पर्सनल पूंजी ना हो, व्यक्ति की भी कोई पर्सनल पूंजी ना हो, एक कॉमन पूंजी हो, एक कॉमन सुविधाएं हो, उस कॉमन सुविधाओं का सब इस्तेमाल करें, ठीक है ना। लेकिन संरक्षक जो है राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करें, और कहाँ करें वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करें, बस आर्थिक शक्ति इनके पास निजी नहीं होनी चाहिए। तो फिर निजी जब नहीं होना चाहिए तो सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ कॉमन होना चाहिए। वहां पे लिखा कॉमनवेल्थ, सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हो, सबका उस पर अधिकार हो, और अधिकार किस आधार पर हो, कितना हो, जितने में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात यदि आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं लोग। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो विवाह है वो होना चाहिए समाज में। मतलब जो रिपब्लिक हम बना रहे हैं अपना एक, तो उसमें विवाह होगा, पति पत्नी होंगे, कोई बात नहीं, राजा के नहीं होंगे, शासकों के नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी के विवाह होंगे। और जब विवाह होंगे तो उसमें स्त्री बच्चे सब होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बच्चे भी पैदा करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे होंगे ना, एक खास उम्र के बाद वो माता पिता से अलग हो जाएंगे। इस रिपब्लिक में इनके जो राज्य बना रहे हैं, उस राज्य में वो जो बच्चे होंगे वो माता पिता से खास उम्र में अलग हो जाएंगे, और उनका पालन पोषण राज्य करेगा। क्लियर, सारी सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाएंगी। और सबसे अजीब बात आप सुनिएगा, प्लेटो कहते हैं, पहले तो मतलब वो जो खास उम्र है वो 1-1.5 साल की उम्र है, 1-1.5 साल की उम्र में बच्चों को अलग करवा देते हैं माँ बाप से। फिर ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे या ऐसे बीमार कमजोर व्यक्ति जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो राज्य के लिए बोझ हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्लेटो की फिलॉसफी में, प्लेटो के रिपब्लिक में है कि कमजोर बीमार बच्चों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं लोग शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में भी इनका बहुत ही अजीबोगरीब बातें हैं। शिक्षा के मामले में ये बल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और भावना को मानते हैं कि नकारात्मक घोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के मामले में प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं मान लीजिए आपकी शिक्षा हो गई, इसके दो पक्ष हो गए। एक पक्ष हो गया भाव पक्ष, है ना, कला पक्ष। भाव पक्ष में ललित कलाएं, बाकी फिर सब कुछ कला पक्ष। और एक पक्ष हो गया बल पक्ष, सैन्य पक्ष, ठीक। प्लेटो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक शिक्षा है ना वो थोड़ा कम होनी चाहिए। तो ये जो भाव पक्ष में जो सांस्कृतिक शिक्षा है ना वो कम होनी चाहिए, सांस्कृतिक शिक्षा कम होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सैन्य शिक्षा अधिक होनी चाहिए, सैन्य शिक्षा अधिक होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हमें संगीत पर ध्यान नहीं देना है, संगीत को बैन करना है, राज्य भी ना ध्यान दे और प्रतिबंध लगाए। हमें खेल पर ज्यादा फोकस करना है, जिम्नास्टिक पर, जिससे बॉडी बनती हो, जिससे शक्ति आती है, तो जिम्नास्टिक पर ज्यादा फोकस करना है ना। ये कहते हैं कि जो साहित्यकार है ना, कपोल कल्पना करते रहते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाओ। साहित्यकार कोई जरूरत की चीज नहीं है, तो फिर करिए क्या, फिर आप ऐसे लोग लाइए जो बल, जैसे लड़ाकू तैयार कीजिए, ठीक है ना। जो कठोर परिश्रम करने वाले लोग हैं उनको इधर ले आइए, महत्व दीजिए, कठोर परिश्रम को बढ़ावा दीजिए, है ना। जो लड़ाकू तैयार हो रहे हैं उनको बढ़ावा दीजिए। ये कहते हैं कि जो जितनी भी ऐसी कलाएं हैं जिससे भावनाएं मजबूत होती हो, जिससे भावुकता बढ़ती हो, उन सब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। और ऐसी शिक्षा को आगे बढ़ाइए जिससे क्या, बल मजबूत होता हो, साहस, शूरवीरता। अर्थात शिक्षा के मामले में प्लेटो जो है वो शूरवीरता को प्रमुख गुण मानते हुए इसी को विकसित करने की बात कहते हैं। इस और साहित्य, ड्रामा, नाटक, संगीत, कला, मूर्ति कला, तमाम ऐसी विधाएं जिससे सौंदर्य उत्पन्न होता हो, जिससे आपका भावुकता उत्पन्न होती है, जिससे भावनाएं उत्पन्न होती हों, उन पर ये प्रतिबंध लगाने पर बात करते। कहते हैं कि यदि संगीत की जरूरत हो भी तो ऐसे गाने बजाइए जिससे उत्साह बढ़े, ऐसे गाने बढ़ाइए जिसमें वीर रस प्रधान हो, ऐसे गाने बढ़ाइए जिससे, मतलब कुल मिला के कहना इनका ये है कि ऐसे गाने हों जो सैन्य संगीत हो,
कहते हैं कि यदि साहित्य हो तो ऐसा साहित्य हो जिससे बल बढ़े, है ना। हास्य, मूक अभिनय, कला, इस प्रकार से जो मस्करापन, तमाम ये सारी चीजें हैं, इन पे ये प्रतिबंध लगाते हैं। कहते हैं ये मानव का लक्षण नहीं है, मानव का ये गुण नहीं है। अर्थात हमारा जो नया राज्य बनेगा उस राज्य में ये सब कुछ नहीं होंगे। उस राज्य में क्या होगा? उस राज्य में बल, सैन्य पक्ष, उत्साह, शूरवीरता, कठोर परिश्रम, खेल, है ना, गीत भी हो तो संगीत वाले, साहित्य भी हो तो सैन्य वाले, है ना, ऐसे चीजों को बढ़ावा देंगे। तो ये इनका काल्पनिक राज्य है, ठीक है। इस प्रकार से जब सवाल किया जाता है कि बताइए कि आप जो रिपब्लिक बना रहे हैं, जिस गणतंत्र की कल्पना आप कर रहे हैं, उस गणतंत्र को मानेगा कौन? सवाल जब लोग करते हैं तो एक तो आपने क्या बनाया, आपने कॉमनवेल्थ बनाया। कॉमनवेल्थ में आपने क्या किया कि आदर्श राज्य बना दिया, आदर्श समाज बना दिया, और समाज की जो सारी संपत्ति हो राज्य की संपत्ति हो गई। कम्युनल मतलब जैसा कि साम्यवाद में था, ठीक है। साम्यवाद ऐसा था कि कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी पे राज्य के सभी लोगों का हिस्सा होगा। तो आप ऐसा सब कुछ बना तो दे रहे हैं, लेकिन इसको मानेगा कैसे कोई? कैसे मानेंगे भाई? लोग इसको कैसे स्वीकार करेंगे कि भावनात्मक और कला पक्ष को इग्नोर कर दें, और संगीत पर आप कठोर नियंत्रण लगा देंगे, साहित्य पे कठोर नियंत्रण लगा दें, हास्य पर कठोर नियंत्रण लगा दें, कैसे मानेंगे? तो कहते हैं कि हमें एक झूठ बोलना पड़ेगा। प्लेटो कहते हैं कि हमें एक झूठ बोलना पड़ेगा, और उस झूठ का नाम होगा एक शाही झूठ। शाही फरमान द्वारा हमें एक झूठ बोलना पड़ेगा कि ये जो हम सब बना रहे हैं गणतंत्र, वो ईश्वर का आदेश है। इस झूठ को जैसे ही झूठ बोल दिया जाएगा कि ईश्वर का आदेश है, ये सब प्रचारित करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है, जैसा जो गणतंत्र बनने जा रहा है, वो ईश्वरीय आदेश पर बनने जा रहा है। तो जैसे ही आप कहेंगे कि ये ईश्वरीय आदेश पर बनने जा रहा है, वैसे ही जनता मान जाएगी, सब इसको स्वीकार कर लेंगे। तो जनता जब ये स्वीकार कर लेगी, सोचिए प्लेटो यहाँ पे राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा भ्रमित भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज क्या किया जा रहा है कि नैरेटिव कर रहे हैं, पैसे दे करके, झूठ बोल करके, शाही झूठ बोल करके तमाम चीजें कही जा रही हैं, उसी प्रकार का एक झूठ ईश्वर के नाम पर प्लेटो बोलने के लिए कहता है, जिसको शाही झूठ कहा जाता है। और उस शाही झूठ के माध्यम से कहते हैं कि यह प्रचारित करना होगा कि ईश्वर ने ही ये सब बनाया है। ईश्वर ने ही 3 प्रकार के मनुष्यों को बनाया है, संरक्षक, सैन्य और आम। जैसा कि अभी हमने बताया, ईश्वर ने वो सैन्य वालों को बल बढ़ाने के लिए कहा है, आम वालों को सामान्य कार्य करने के लिए कहा है, और संरक्षकों को ये आदेश दिया है तो हमारे आदेश से इस प्रकार शासन करें, है ना। तो पहले हमें दैवी आदेश से इस प्रकार की असमानता स्थापित करते हुए, है ना, राज्य का जो ईश्वरवादी सिद्धांत है शायद उसी की प्रतिस्थापना हो रही है। तो इस प्रकार कहते क्या है, क्यों ये कर रहे हैं? कहते हैं कि इस प्रकार के राज्य में जो राजा दार्शनिक होगा कभी कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार के राज्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए स्थिर राज्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जब सवाल किया जाता है कि कॉमनवेल्थ कैसे चलेगा, कॉमनवेल्थ में कैसे लोग करेंगे, तो कहते हैं कि राज्य के विवेक से चलेगा, संरक्षकों के विवेक से चलेगा, और वही संरक्षक जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वो इसका संचालन करेंगे, सैन्य उसकी रक्षा करेंगे, और आम आदमी प्रशासन के अधीन रहते हुए जीवन यापन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्लेटो का जो सिद्धांत था ये बात थी, आपने इसको देखा, ठीक है। अभी राज्य का न्याय क्या होगा, उनका जो रिपब्लिक है उसमें न्याय क्या होगा? तो उसमें न्याय में कहा कि इस राज्य में जो हम नया रिपब्लिक बनाएंगे, उस राज्य में न्याय की सबसे बड़ी अवधारणा यही होगी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। राजा के काम में जनता दखलंदाजी नहीं करेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि तानाशाही राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई एक दूसरे के काम को बाधित ना करे, यही सबसे बड़ा न्याय है, ठीक है। व्यक्ति सही है गलत है इसकी कैसे पता चलेंगे? ये कहते हैं कि वो व्यक्ति सही है जो अपने काम को, अपने दिए गए काम को पूरा कर रहा है, और वो व्यक्ति गलत है जो बाधा पहुंचा रहा है। और दूसरी बात, वो अपने आप से शासित होगा, मतलब अपने आंतरिक गुणों से शासित होगा, तो वो व्यक्ति सही होगा, ठीक है ना। मतलब उसकी जो आत्मा है वो उच्च गुणों की ओर अनुकरित की जा रही, मतलब उच्च गुणों की ओर भाग रही है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सही है। राज्य कब सही है? राज्य तब सही है जब वो राज्य के सारे लोग अपने काम को करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्लेटो जो है, यदि हम लोग इसकी समीक्षा करें, जितना हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा मूल्यांकन करें कि क्या प्लेटो का रिपब्लिक वास्तव में वास्तविक रिपब्लिक हो सकता है, क्या प्लेटो के रिपब्लिक में कमियां हैं, तो निश्चित रूप से ये पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कई कमियां नजर आ गई होंगी बिना मेरे बताए, ठीक है। पहली कमी आप लोग निकालिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग कहें प्लेटो के इस न्याय के सिद्धांत में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई है। प्लेटो ने बच्चों को, जो बीमार बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देने के लिए करके एक अमानवीय कार्य किया है, अमानवीय विचार दिया है, अर्थात मानववाद का भी खंडन किया, ठीक है ना। तमाम दृष्टिकोणों से यदि खंडन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका खंडन करिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करके हमसे पूछेगा कि ये बताइए इसका खंडन कैसे करना, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, एक
नक्शे के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से प्लेटो के पूरे फिलॉसफी को रिवाइज भी कर लेंगे और ऐसे बता देंगे आपको कि पूरा दर्शन आप याद रखें। तो हम लोग एक इस ट्रायंगल या त्रिकोण के माध्यम से प्लेटो की पूरी फिलॉसफी को, चाहे वो ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, कुछ भी हो, समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें दो सिद्धांत आ जाएंगे, एक प्लेटो का प्रयोजनवाद या विकासवाद, और दूसरा जो है परम नैतिकता, परम शुद्ध ज्ञान है ना, परम प्रत्यय का ज्ञान, वो सब आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि हमारा, हमने पहले विभाजित रेखा के सिद्धांत से बताया कि अक्कलों का एक क्षेत्र होता है, बुद्धि का क्षेत्र होता है ना। तो शुरुआत यहीं से, इधर हम ज्ञान मीमांसा के और तत्व मीमांसा दोनों के साथ साथ चलेंगे। प्लेटो कहते हैं कि एक भौतिक संसार है, ये वाला मैं इसमें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले करके इसको बना लेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहते हैं, ये एक संसार है, ये वाला संसार जो है ये भौतिक संसार है, वस्तुएं ही वस्तुएं हैं यहाँ। इन वस्तुओं का जो क्षेत्र है ये अनुभव का क्षेत्र है, सबसे नीचे स्तर पर है। यहाँ भी कोई विकास नहीं है, जड़ें फूट रही हैं विकसित होने के लिए, बस ये है कि इसमें विकास की पूरी संभावना है। ये पूरी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, इसमें भी दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है अटकलों का क्षेत्र और एक क्षेत्र है विश्वासों का क्षेत्र। अटकलों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही परिवर्तन मतलब तुक्केबाजी का क्षेत्र है, परिवर्तनशील है, असत्य है, झूठा है, बिल्कुल उसकी सत्यता की कोई मतलब विश्वसनीयता है ही नहीं। विश्वास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, अनिश्चित है लेकिन परिवर्तनशील भी है, लेकिन थोड़ा विश्वास उस पर किया जा सकता है, जहाँ पे हम लोग भरोसा करते हैं। इसमें कुछ रिश्ते आ सकते हैं, वो वाला क्षेत्र यहाँ पे मानव वाला जो क्षेत्र है वो मानवीय संबंधी और रिश्तों वाला क्षेत्र आ सकता है। ठीक है, तो इसको भौतिक वस्तु में रखते हैं। प्लेटो स्वाद रंग के प्रत्यय को बुद्धि के क्षेत्र में रखते हैं, और रंग और स्वाद का जो प्रत्यय है क्रमशः क्रम से भौतिक, अच्छा ये क्या है, ये प्रत्यात्मक नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं अर्थात जड़ है। लेकिन स्वाद का प्रत्यय, रंग का जो प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, इसमें आइडिया है, तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत भौतिक वस्तुओं के अपेक्षाकृत स्वाद का प्रत्यय कम जड़ता है इसमें। ठीक है, अर्थात ये निश्चित है, थोड़ा निश्चित है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। ये थोड़ा यथार्थ है, किसकी अपेक्षा, भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा। कम यथार्थ है, किसकी अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा, सॉरी रंग की अपेक्षा। इसका मतलब यदि इस ट्रायंगल में नीचे से ऊपर की ओर हम लोग बढ़े तो यथार्थता बढ़ रही है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़े तो यथार्थता बढ़ रही है, सत्यता बढ़ रही है, निश्चितता बढ़ रही है, निरवता बढ़ रही है ना, नित्यता बढ़ रही है ना, नश्वरता कम हो रही है ना, अनित्यता कम हो रही है, जड़ता कम हो रही है, जड़ता का विपरीत प्रत्यात्मकता बढ़ रहा है। तो इस ट्रायंगल को ऐसे समझिएगा। तो स्वाद भौतिक की बजाय कम नित्य है, कम अनित्य है। रंग स्वाद की बजाय कम अनित्य है, मतलब ज्यादा निश्चित है, ज्यादा निश्चित प्रत्यय है। फिर इसके बाद गणतीय प्रत्यय, गणतीय प्रत्यय को परम शिव के नीचे अर्थात ईश्वर के नीचे रखा गया है, शुभ के प्रत्यय के नीचे रखा गया है। इसको अपन शुभ का प्रत्यय भी कहेंगे, ईश्वर वाले प्रत्यय को शुभ का प्रत्यय, और इसको परम शुभ का प्रत्यय कहेंगे। ठीक है ना, तो शुभ के प्रत्यय के नीचे गणती, गणती को ये बुद्धि का खेल मानते हैं, है ना, रंग और स्वाद में भी बुद्धि का क्षेत्र मानते हैं। परम शिव का प्रत्यय जो है वो शुभ का प्रत्यय या ईश्वर का प्रत्यय है, जो इन सभी मतलब गणतीय प्रत्यय, रंग के प्रत्यय, स्वाद के प्रत्यय और भौतिक वस्तुओं के प्रत्यय को नियंत्रित करता है। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र नियंत्रित करता है, लेकिन खुद एक प्रत्यय से नियंत्रित होता है। और वो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, परम प्रत्यय है। वही प्रत्यय प्रत्ययों का प्रत्यय अर्थात विज्ञानों का विज्ञान, परम शुभ है ना, सर्वोच्च शुभ, उसके आगे फिर कोई शुभ नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। तत्व मीमांसी दृष्टिकोण से देखें तो भौतिक वस्तुओं से ज्यादा चेतन स्वाद है, स्वाद से ज्यादा चेतन रंग है, रंग से ज्यादा गणती है, गणती से ज्यादा परम शिव का अर्थात वो ईश्वर है ना, जो किस रूप में है, निमित्त के रूप में, हमने बताया ना, निमित्त के रूप में। यहाँ क्या है, यहाँ ये सब उसके लिए जड़ है, इन सब पर ईश्वर का कंट्रोल है, लेकिन ऊपर वाले पर ईश्वर का कंट्रोल नहीं। किस ऊपर वाले पर, उस ऊपर वाले पर जो ऊपर है, जो सर्वोच्च शुभ है, जो परम शुभ है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ जो ज्ञान है वो या तो विश्वास है या तो अटकल है। यहाँ वाला ज्ञान थोड़ा बुद्धि का ज्ञान है, मतलब विश्वासों का काम हो सकता है यहाँ पे, या थोड़ा बुद्धि वाला काम हो सकता है। यहाँ वाला थोड़ा और ज्यादा निश्चित है, यहाँ वाला ज्ञान देखा जाए तो और निश्चित है। परम शुभ वाला, परम शिव वाला या शुभ वाला ज्ञान और निश्चित है, लेकिन परम शुभ वाला, सर्वोच्च शुभ वाला या शुभत्व वाला जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा निश्चित यथार्थ है। यही शुद्ध ज्ञान है, यही प्लेटो के दर्शन में प्योर नॉलेज है, और ध्यान से समझिएगा, यही सृष्टि का लक्ष्य है। अर्थात सृष्टि का लक्ष्य मतलब किसका लक्ष्य है,
ये जो भौतिक वस्तुएं हैं इनका निरंतर विकास हो रहा है इस ओर, ये निरंतर ऊपर की ओर यथार्थता की ओर बढ़ती जा रही है। सृष्टि का लक्ष्य यहाँ आना है, इंसान का लक्ष्य यहाँ आना है, इस है ना पत्थर का लक्ष्य यहाँ आना है, ये बता रहे हैं पत्थर का लक्ष्य यहाँ आना, क्योंकि सृष्टि में तो वो भी है ना, पत्थर चाहता है कि वो प्योर फॉर्म में बन जाए, है ना। परम नैतिकता, नैतिकता का लक्ष्य भी यही आना है। नैतिकता मतलब ये शुद्ध ज्ञान ही सभी मूल्यों का मापदंड है, अर्थात ये सभी नैतिक मूल्यों का पैमाना है, यही वो सर्वोच्च नैतिकता है जिसकी बात प्लेटो करता है। तो इंसान की जो नैतिकता है, इंसान का जो ज्ञान है, वो इसी प्रकार से बढ़ता रहता है, और उस बढ़ने में प्रयोजन में किसी का हाथ भी है। ये जो प्रयोजन हमने लिखा ना कि इसको बढ़ा कौन रहा है, इसको आगे विकास की ओर कौन ले जा रहा है, ये विकास है। प्लेटो के दर्शन में ये विकास है। हम लोग कई विकास थोड़ी पढ़े हैं, इंडियन में भी और अरस्तु का भी है, तो विकास है। तो इस विकास में स्वतः ये सब वस्तुएं ऊपर की ओर खींची जा रही हैं, मतलब खींची जा रही है मतलब सबका विकास होता जा रहा है, और वो कौन खींच रहा है, वो यही प्योर नॉलेज खींच रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास भी खड़े होते हैं कि खुद निरवयव है, खुद गतिहीन है, लेकिन समस्त गतियों का कारण है। शंकराचार्य वाली परमेश्वर ब्रह्म की व्याख्या आ जाएगी, खुद गतिहीन है। तुलसीदास में भी लिखा ना, बिन उपद चले सुने बिन काना, हालांकि तो दूसरी बात हो गई। खुद गतिहीन है, खुद निरवयव है, लेकिन समस्त गतियों का कारण है। कौन? वह इसका परम शुभ। खुद निरवयव है, लेकिन सभी अवयवों का कारण वो है। खुद क्या है? जो है तो आपका अविनाशी है, लेकिन समस्त नश्वर वस्तुओं का कारण वह है। इस प्रकार से ज्ञान जो है वो परम बुद्धि का काम होगा। वो ज्ञान जो है तो सामान्य बुद्धि, यहाँ वाली बुद्धि को नहीं समझ में आएगा। उस लेवल की जब बुद्धि विकसित हो जाएगी तो उसको समझ में आएगा। वहाँ पर बुद्धि का, आत्मा का, उस ज्ञान का, परम प्रत्यय का एकात्म हो जाएगा। और ऐसे ज्ञान की व्याख्या हम कर नहीं सकेंगे वहाँ पे पहुँचकर कि ये है क्या। वो सिर्फ यही होगा कि गूंगा गुड़ खा ले, लेकिन वो बता ना पाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है ना। अनिर्वचनीय जिसको कहा जाता है। शंकराचार्य के ब्रह्म जैसा ये ब्रह्म हमको दिखाई देता है, तो हम लोग शंकराचार्य और प्लेटो में तुलना भी कर सकते हैं, अंतर भी हो सकता है। लेकिन ये विकासवाद जो इस प्रकार से हो रहा है वो थोड़ा अलग है कि जड़ पदार्थों का विकास स्वाद के प्रत्यय के बराबर, फिर रंग के प्रत्यय के बराबर, फिर गति प्रत्यय के बराबर, फिर परम शिव के प्रत्यय के बराबर होता है, फिर धीरे धीरे परम शिव के प्रत्यय की ओर हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान होगा वो परिवर्तनशील नहीं होगा। यहाँ पे जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, वो निश्चित होगा, परिवर्तनशील होगा, कभी भी बदलने वाला ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ होगा। यहाँ पर जो ज्ञान होगा, यहाँ पे जो वस्तु आ जाएगी उस वस्तु का नष्ट फिर वो वस्तु नहीं होगी, प्योर आकार में आ जाएगी। यहाँ पे नैतिकता जो आएगी वो नैतिकता सबसे बड़ी नैतिकता होगी। इसी के साथ ही आपका जो प्लेटो का फिलॉसफी है वो समाप्त होता है। एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि प्लेटो से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं। अगली क्लास में हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में लगभग इतना ही। इतने में आपका एमपीएससी का काम हो जाएगा, यूपीएससी का भी काम हो जाएगा, यूपीपीसीएस का भी काम हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी और राजस्थान पीएससी में ये जो हैं इनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे, तो इतने में आप बात पूरी लिख पाएंगे, समस्त सिद्धांत लिख पाएंगे। आइए कुछ प्रश्न दे देते हैं जिनका उत्तर आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, फिर इन प्रश्नों को हम लोग टेस्ट में भी शामिल करेंगे, और जो लोक सेवा आयोग है वह भी अपने प्रश्न पत्र में शामिल करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न बनता है। कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसका सजेशन मैं दे देता हूँ और आप लोग उसको लिखने की कोशिश करेंगे। प्लेटो से बन सकने वाले प्रश्न। पहला, प्लेटो का व्यक्तित्व और कृतित्व। शुरू से कर रहा हूँ। प्लेटो का मतलब टिप्पणी जब पूछेगी तो यही बात आ जाएगी, व्यक्तित्व और कृतित्व। फिर दूसरा आपसे क्या पूछेगा, प्लेटो का प्रत्ययवाद। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रत्ययवाद सिद्धांत। ये पूरा टिप्पणी भी हो सकता है, पूरा प्रश्न भी हो सकता है। पूरा प्रश्न कैसे हो सकता है, प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है, क्या है, इसके प्रमाण के लिए दिए गए तर्क और उपमाएं बताइए, है ना। इसके प्रमाण में दिए गए तर्कों की चर्चा कीजिए। ये तब पूछेगा जब फिलॉसफी में प्रवेश करेगा। ठीक है, और क्या प्रश्न हो सकता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है। ये नैतिकता वाले प्रश्न में ज्यादा प्रश्न है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है।
या फिर आपसे पूछेगा प्लेटो के रिपब्लिक पर कमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक दो चीजें हैं, एक तो खुद किताब है और उस किताब में एक राज्य की कल्पना है, और जब टिप्पणी आए तो दोनों को शामिल करना है, ठीक है। फिर आपसे कहा जाएगा प्लेटो का नैतिक दर्शन बताइए, नैतिक सिद्धांत। तो नैतिक सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर लिए हैं के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्लेटो का प्रयोजनवाद क्या है, या प्लेटो का विकासवाद क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे। प्लेटो ऐसा क्यों, प्लेटो के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लेटो प्रत्यय ही खाता पीता और सोता है प्रत्यय पर, है ना। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे मुझे लगता है। या फिर प्लेटो का सद्गुण पूछ लिया अलग से, है ना, प्लेटो के सद्गुण के बारे में बताइए, प्लेटो के सर्वोच्च सुख के बारे में आपसे पूछ ले। तो इस प्रकार से टिप्पणी में इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न चाहे जितने भी बने, जितना आपने पढ़ा है इस लेक्चर के माध्यम से, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी ऐसा डेटा आप मुझे मतलब प्रश्न आप नहीं पाएंगे अपने पेपर में, चाहे किसी भी आयोग का हो। यूपीएससी में विश्लेषणात्मक प्रश्नों को छोड़ के, हालांकि चूंकि हम लोगों ने पूरी फिलॉसफी नहीं पढ़ी है तो इसलिए उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो नीति शास्त्र में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है लगभग कम पहुँच जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ कथनों के माध्यम से पूछ लेता है, प्लेटो के कुछ कथन दे देगा तो आप ये बात निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बताएं, है ना, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्त इससे लाभान्वित हो सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।